Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I made this video on the topic of zero group for first year honors students. My name is Fawzia and I belong to University of Karachi. So let's start with the contents of this chapter. The first content of this chapter is general properties of zero group elements. In this we will study about the members of zero group that are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. We will also discuss about the properties of these elements. The second content of this chapter is spatial properties of helium and neon compounds. In the third content, we will study about the preparation and structure of helium and xenon compounds. So let's start with the first content of this chapter. जनरल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं. हेनरी कैवेंडिश ने 1785 में इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ऐसी गैस मौजूद है जो कि स्लाइटली लेस देन 1% है. ये बात मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर 1 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बता चुकी हूँ कि आर्गन गैस एटमॉस्फेयर का ऑलमोस्ट 0.98% होती है. तो यही चीज़ हेनरी कैवेंडिश ने ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने इस बात को भी ऑब्ज़र्व किया कि दिस गैस वॉज लेस एक्टिव देन नाइट्रोजन. देन रॉड रेरी जो कि एक फिज़िसिस्ट थे, उन्होंने इस बात को ऑब्ज़र्व किया और आइसोलेट किया इस गैस को एयर से और उन्होंने देखा कि ये गैस डेंसर थी नाइट्रोजन के मुकाबले में. उसके बाद विलियम रैमसे ने एक कोलैबोरेटिव वर्क किया रैली के साथ, जिसमें उन्होंने इस गैस को ना सिर्फ आइसोलेट किया बल्कि इसे नाम दिया आर्गन का. Now comes to what the properties of the gases. As I've already told you about the name of the members of this group, that they include helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. इस ग्रुप को हम नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस कहते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं. जो भी रिक्वायरमेंट होती है इनके आउटर मोस्ट शेल की वो कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से इनको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की. दैट्स वाई दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन मोनो एटॉमिक स्टेट. जबकि जब हमने हैलोजेंस की बात की थी पिछली वीडियो में, तो उसमें हमने ये देखा था कि बिकॉज ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव नेचर ऑफ हैलोजेंस दे वर प्रेजेंट इन डायटोमिक स्टेट, राइट. If we will talk about the electronic configuration of this group, then the general electronic configuration is Ns2np6. Here N indicates shell and Sp indicates subshell. इसका मतलब ये है कि एक ही शेल के अगर S और P सब शेल होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन 2 and 6 होंगे. कंबाइनली इट विल प्रोड्यूस नंबर 8 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब है कि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है. दैट्स वाई दे आर नॉट रिएक्टिव इन नेचर. बट हियर वी हैव एन एक्सेप्शन ऑफ हीलियम, जिसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है. इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. बट चूँकि ये फर्स्ट ऑर्बिट है और फर्स्ट ऑर्बिट की रिक्वायरमेंट ही यही होती है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं. दैट्स वाई हीलियम इज़ ऑल्सो ऑफ लीस्ट रिएक्टिव और यू कैन से नॉट रिएक्टिव इन नेचर. As I have also told you in the previous slide, in the previous video about the percentage of argon, it's almost 0.93% of the total atmosphere. अगर हम ग्रुप ट्रेंड्स की बात करें नोबल गैसेस की, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की. एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है इन अ ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल. क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे होते हैं इन हायर शेल्स. दैट्स वाई टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर रेडाई और यू कैन से एटॉमिक रेडाई और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है. अगर हम बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होती है. क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में इंक्रीज़ हो रहे होते हैं. और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि कितनी पोटेंशियल है
किसी एटम के अंदर एक्सटेंट इलेक्ट्रॉन को निकलवाने की। तो चूँकि आपके पास हायर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एक्सटेंट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इट विल बिकम वीक, जिसकी वजह से आपके पास एक्सटेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होगी वो वीक होने की वजह से जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होता चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा, there will be more distance in between extant electron and nucleus, as a result of which the force that will be present between these two will become weaker and ionization potential will also decrease as a result of which. As I have told you that these gases are basically least reactive in nature, so that's why they are present in monoatomic state. क्योंकि इनके जो आउटर शेल्स हैं वो कंप्लीट हैं, सारे जो शेल्स हैं वो कंप्लीट हैं, सब में 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्शन हीलियम के, और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल के अंदर, और फर्स्ट शेल की रिक्वायरमेंट ही 2 की है, तो इसका मतलब है कि उसकी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट है। दैट्स वाई ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दैट्स वाई they are present in monoatomic state, not in diatomic state. These gases are colorless, tasteless and odorless in nature. अगर हम इनके boiling point की बात करें तो इनके boiling point obviously low होंगे क्योंकि ये gaseous nature के हैं। और अगर हम top to bottom move करें तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है क्योंकि यहाँ पे वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ टॉप टू बॉटम की। अगर हम यूजेस की बात करें तो नियॉन कैन बी यूटिलाइज्ड इन लाइट बल्ब्स, इन फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स, और इन फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स में ये रेडिश ऑरेंज शाइन प्रोड्यूस करता है। आर्गन को हम मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वेल्डिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, स्टील की और एल्युमिनियम की। और ये रिसर्च सेंटर्स में ये कहीं पे भी अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप इनर्ट एटमॉस्फेयर चाह रहे हो तो आप आर्गन गैस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द गैस। ठीक है, रेडन गैस को हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अच्छा, इस वीडियो में मैं बार बार लीस्ट रिएक्टिव का वर्ड यूज़ कर रही थी। तो लीस्ट रिएक्टिव से मेरी मुराद ये है कि इनके कंपाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि हीलियम और ज़ेनॉन की एक्सेप्शन है जो कि मैं यहाँ पे आपको शो करूँगी। अब इनके कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं वो बेसिकली एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में फॉर्म होते हैं। तो दैट्स वाई आई हैव यूटिलाइज्ड द वर्ड ऑफ लीस्ट रिएक्टिव। जबकि बाकी जो गैसेस हैं वो इनर्ट हैं, वो इनर्ट ही हैं, उनके कोई भी रिएक्शंस नहीं होते, बट हीलियम और ज़ेनॉन के स्पेशल केसेस मौजूद हैं। Now comes toward the second topic of this chapter, that is spatial properties of helium and xenon compounds। हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का कि वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे, लेकिन जो कंपाउंड मैंने चूज़ किया है वो उसकी चूज़ करने के एक रीज़न ये थी कि ये एक रीसेंट रिसर्च पेपर जो कि मई 2020 को पब्लिश हुआ है उसमें इस कंपाउंड का जिक्र था। एक रीसेंट रिसर्च है ये, दैट्स व्हाई आई हैव यूटिलाइज्ड दिस कंपाउंड इन माय प्रेजेंटेशन इन माय वीडियो, ताकि आपके पास एक अपडेटेड डिस्कवरी मौजूद हो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कोलैबोरेटिव वर्क किया डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ एंड दे फाइंड आउट अ कंपाउंड रेफर्ड एज हीलियम मीथेन कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर है He3CH4। इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ टिपिकल मॉलिक्यूलर crystal that is composed of
हीलियम एंड मीथेन एटम्स। ये कंपाउंड बेसिकली फॉर्म किस तरह होता है? तो जब बहुत हाई प्रेशर के ऊपर हीलियम एटम इंसर्ट होते हैं मीथेन मॉलिक्यूल्स की पैकिंग के अंदर, तो एक ऐसा कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं हीलियम ज़ीनॉन कंपाउंड, सॉरी हीलियम मीथेन कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, डेट इज़ He3CH4। इस कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं। इस कंपाउंड की डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर फेज़ ट्रांजिशन होती है। अब ये फेज़ ट्रांजिशन क्या चीज़ है? बेसिकली फेजेस का मतलब होता है कि वो कौन सी स्टेट में मौजूद है, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्रिस्टलाइन, कौन सी स्टेट में मौजूद है। ट्रांजिशन का मतलब है चेंज इन स्टेट, राइट। तो जब हम इसके डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर इसकी स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये फेज़ ट्रांजिशन शो कर रहा है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये फेज़ ट्रांजिशन शो करता है। कैसे करता है वो देखते हैं। पहली जो फेज़ ट्रांजिशन है वो सॉलिड टू प्लास्टिक स्टेट होती है, जिसमें मीथेन मॉलिक्यूल्स फ्रीली रोटेट कर रहे होते हैं, जबकि हायर टेम्परेचर्स के ऊपर हीलियम एटम्स डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि मीथेन मॉलिक्यूल्स रोटेट करते रहते हैं। Now comes to what the xenon compounds and their respective properties। जो वेल नोन xenon फ्लोराइड्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, डेट इज़ XeF2, XeF4 एंड XeF6। ये सारे के सारे फ्लोराइड और xenon बेस्ड कंपाउंड स्टेबल, कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। अगर हम बात करें XeF4 की, तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है। इसका मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है। जो मैंने अभी बात की xenon फ्लोरीन कंपाउंड्स की, वो सारे के सारे स्टेबल नेचर के थे। xenon फ्लोरीन का एक कंपाउंड अनस्टेबल नेचर का भी होता है जो कि है XeF। इसके अलावा ये बाकी हैलोजेंस के साथ जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है वो भी अनस्टेबल और शॉर्ट लिव्ड नेचर के होते हैं, डेट इज़ XeCl, XeBr एंड XeI। Now comes to what the third topic of this chapter, that is structure and preparation of discussed compound। अब जो कंपाउंड्स मैंने पीछे डिस्कस किए हैं हीलियम और xenon के, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी प्रिपरेशन को हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने हीलियम का एक कंपाउंड पीछे स्लाइड्स में डिस्कस किया अपनी वीडियो में, जो कि था He3CH4। तो इसकी प्रिपरेशन को और इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ आइसी जाइंट प्लैनेट्स हैं लाइक यूरेनस एंड नेपच्यून। इन दोनों प्लैनेट्स के इनर मैंटल की जो कंपोजिशन है वो बेसिकली डिपेंड करती है वाटर, अमोनिया एंड मीथेन के ऊपर, जबकि जो इनके एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद है। ये हीलियम गैस जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है बहुत हाई प्रेशर पे डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है इनर मेंटल के अंदर और कंबाइन होना शुरू हो जाती है या रिएक्ट करना शुरू कर देती है मीथेन के साथ और कंपाउंड फॉर्म कर देती है हीलियम का, डेट इज़ He3CH4। Now comes to what the compounds of xenon। मैंने XeF2, XeF4 और XeF6 को डिस्कस किया था। उन्हीं के प्रिपरेशन को और उन्हीं के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं हम। XeF2 जो कंपाउंड है वो फॉर्म होता है जब xenon और फ्लोरीन 2:1 के रेशियो में कंबाइन होते हैं और इनका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। मैंने xenon का एक रिएक्शन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड के साथ भी मेंशन कर दिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ भी मेंशन कर दिया है, वो भी आप लोग देख लीजिए। नाउ कम्स टू वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि Xe जिसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो किस तरह से ये फ्लोरीन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ऊपर और नीचे यहाँ पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है फ्लोरीन के 2 एटम्स को। इसका मतलब है यहाँ पे 2 फ्लोरीन के एटम्स के साथ 2 xenon के इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो चुके हैं xenon के।
बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन तो वो किस तरह से पेयर फॉर्म में मौजूद है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. Here I have also mentioned the reaction between xenon and fluorine to form XeF4, and here we will also discuss about the structure of it. Structure में आप clearly देख सकते हैं कि xenon is going to combine with 4 atoms of fluorine, 4 different individual atoms of fluorine, और इसकी वजह से xenon के 4 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं 4 इंडिविजुअल एटम्स ऑफ फ्लोरीन के साथ. रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे जो कि पेयर फॉर्म में 180 डिग्री के एंगल के साथ मौजूद हैं. आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे. एक कंपाउंड है XeF4, वो किस तरह फॉर्म हो सकते हैं वो भी देख सकते हैं आप कि when Xe combine with fluorine in the ratio of 1:3 then it will form XeF6, और XeF6 का स्ट्रक्चर किस तरह से वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लोरीन के साथ कंबाइन हुए हैं. रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन is present in the form of pair, as you can see it very clearly in this diagram. Thank you so much.